कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू और उसकी बीवी क्लायर को देखते हैं। क्लायर जो कि बहुत बीमार है और कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। उसका बचना नामुमकिन है। वो जानती है कि उसके पास कुछ ही दिन का वक्त बचा है, इसलिए वो मायूस होकर अपना इलाज भी करवाना छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैथ्यू जो अपनी बीवी क्लायर से बहुत प्यार करता है, वो उसे मरता नहीं देख सकता और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी एक नर्स खून का सैंपल लेने के लिए क्लायर के पास आती है, मगर क्लायर मना कर देती है। मैथ्यू के समझाने पर वो सैंपल दे देती है। अब हम मैथ्यू के कजन को देखते हैं, जिसे उसने पहले ही समझा रखा था कि जब नर्स खून का सैंपल लेकर आए तो तुम उसे बातों में लगा लेना ताकि मैं वो खून चुरा सकूं। और वो अपने कजन की मदद से क्लायर का खून चुरा लेता है। अब मैथ्यू ये नहीं बताता कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे क्या वजह है, मगर वो कुछ न कुछ तो करने ही वाला था जिससे वो क्लायर को ठीक कर सके। अब हम मैथ्यू को एक बार में देखते हैं, जहां वो एल नाम के एक आदमी से मिलता है। वो बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में पता चलता है कि मैथ्यू को एक रिचुअल के बारे में बताया गया है कि जिससे क्लायर बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैथ्यू इन सब बातों पर यकीन तो नहीं रखता, मगर क्लायर की जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब वो दोनों एक बड़ा सा बैग लेकर आते हैं। एल बताता है कि ये बैग ऐसी जगह रखना है जहाँ किसी की नजर ना पड़े, इसलिए मैथ्यू उसे तहखाने में रख देता है। अब एल उसे रिचुअल का तरीका और कुछ खास असूल बताता है, जिन्हें हरगिज मैथ्यू तोड़ नहीं सकता। एल बताता है कि तुम इस बैग के पास जाकर मोमबत्ती जलाना और फिर क्लायर का खून इस बैग में डाल देना। उसके बाद अपनी ख्वाहिश मांगना। जब तुम ऐसा कर लो तो ना उस बैग को हाथ लगाना और ना ही उस कमरे में वापस जाना, और याद रहे कि इस बैग से कभी बात मत करना। मैथ्यू जवाब देता है कि मैं भला बैग से बातें क्यों करूँगा, मगर एल उसे कहता है कि तुम जल्द ही जान जाओगे। फिर वो आगे बताता है कि ये रिचुअल 3 दिनों का है। इन 3 दिनों में कई सारी अजीब चीजें होंगी, मगर तुम घबराना मत और 3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर एल वहाँ से चला जाता है। अब रात होते ही मैथ्यू तहखाने में जाकर रिचुअल शुरू कर देता है। मोमबत्ती जलाकर वो अपनी बीवी का खून बैग में डालता है और ख्वाहिश मांगकर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल जाता है, मगर गलती से उसका एक लेटर अंदर गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए मैथ्यू दोबारा कमरे में जाता है। ऐसा करने से रिचुअल का एक असूल टूट जाता है, मगर मैथ्यू की नजर जब उस बैग पर पड़ती है जो पुरस्रार तरीके से हिल रहा था, जैसे कि उसके अंदर कुछ जिंदा चीजें हैं। ये देखकर वो डर कर कमरे से बाहर निकल जाता है। दरअसल मैथ्यू और क्लायर सिंगर्स हैं। मैथ्यू अपने कजन को बता रहा है कि मैं क्लायर के लिए एक स्टूडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम दोनों मिलकर गाने गाएंगे, मगर क्लायर ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक मैथ्यू को क्लायर की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि क्लायर तो सो रही है, मतलब ये उसका वहम था। अगली सुबह जब वो खाना बनाने लगता है तो उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, जिसमें वो औरत कुछ पुरअसरार बातें कर रही थी। इन आवाजों को सुनकर वो बहुत डर जाता है। अब रात को अचानक मैथ्यू की आंख खुलती है तो उसे साफ साफ क्लायर की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कैंसर मुझे नहीं बल्कि मैथ्यू को होना चाहिए था। ये सुनकर मैथ्यू मायूस हो जाता है, ये सोचकर कि क्लायर के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और वो ऐसी बातें कर रही है। वो क्लायर के कमरे में चला जाता है, मगर देखता है कि क्लायर तो सो रही है। वो समझ आता है कि ये सब इस बैग की वजह से हो रहा है। अगले दिन मैथ्यू का कजन उसके पास आता है और ये दोनों गोल्फ खेलने लगते हैं। गलती से उनकी गेंद इस तहखाने वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ बैग पड़ा है। उसका कजन गेंद लेने के लिए जाने ही लगता है तो मैथ्यू उसे अजीब से तरीके से रोक लेता है और खेलने से मना कर देता है। उसके कजन को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मैथ्यू के जाने के बाद उस कमरे में चला जाता है। उसकी नजर बैग पर पड़ती है जो हिल रहा था। अब वो मैथ्यू के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैथ्यू ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम उस कमरे में क्यों गए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। दरअसल मैथ्यू को डर था कि रिचुअल के असूल टूटने से उसका असर उल्टा हो जाएगा। वक्त गुजर रहा था और मैथ्यू के साथ अब अजीब चीजें ज्यादा होने लगी थी। उसे कॉल्स आना शुरू हो गई थी, जिसमें अजीब आवाजों में उसे कोई कहता है कि तुम अपनी बीवी को नहीं बचा सकते। यहाँ तक कि उसे अपने इर्द गिर्द एक लड़की दिखाई देने लगी। मैथ्यू इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर चुका था। अगले दिन वो एक पार्सल रिसीव करता है
जिसमें क्लायर ने अपने लिए विग मंगवाई थी। मगर जब मैथ्यू पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर उसे अपनी बीवी का कटा हुआ सर नजर आता है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और उस डब्बे को दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर क्लायर बाहर आ जाती है और डब्बे को उठाकर कहती है कि ये विग मैंने मंगवाई थी। अब मैथ्यू की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। उन अजीब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो एल को फोन करने की कोशिश करता है ताकि उससे पूछ सके कि ये सब क्या हो रहा है, मगर एल का फोन बंद था। अगले दिन हम क्लायर को देखते हैं जिसकी हालत पहले से बेहतर थी, मतलब वो रिचुअल काम करने लगा था। क्लायर खुद व्हील चेयर पर बैठकर किचन में आती है तो मैथ्यू बहुत ज्यादा खुश होता है। वो मुड़कर खाना बनाने लगता है, तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसे लगता है कि शायद क्लायर है, मगर जब वो देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो हाथ किसी अजीब सी चीज का था। वो डरा हुआ गुस्से में चिल्लाता है कि चली जाओ यहाँ से, मगर वो मुड़कर पीछे देखता है तो क्लायर व्हीलचेयर पर बैठी थी। वो समझती है कि मैथ्यू ने मुझे डांट दिया है, इसलिए वो नाराज होकर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा मायूस थी कि शायद मैथ्यू मेरी बीमारी से तंग आ चुका है, इसलिए वो अपना बाजू काट लेती है। जब मैथ्यू देखता है तो वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ वही एंटिटी बोलती है जो कहती है कि इस सब के जिम्मेदार तुम हो और तुमने अपनी बीवी को मार दिया है। तब अचानक मैथ्यू की आंख खुलती है तो पता चलता है कि ये सब तो एक ख्वाब था। अब मैथ्यू जब अपने कमरे में लेटा हुआ था तो क्लायर अपने पांव पर चलकर उसके पास आती है। मैथ्यू ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने पास लेटकर बातें करने लगता है। तब क्लायर बाथरूम में चली जाती है और मैथ्यू को कॉल आती है। कॉल पर कोई और नहीं बल्कि क्लायर थी जो अपने कमरे में लेटी हुई थी। ये जानकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी जो उसके पास थी वो क्लायर नहीं बल्कि वही एंटिटी थी। वो भागकर क्लायर के पास जाता है तो सच में क्लायर अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो घबराकर बाहर आता है तो उसे फिर से वही एंटिटी दिखाई देती है। डरते डरते वो तहखाने में जाता है तो देखता है कि इस बैग में एक खौफनाक सा हाथ बाहर निकल रहा है, जिसे देखकर मैथ्यू जोर जोर से कहता है कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। वो हाथ अंदर चला जाता है। लगता है कि उसने मैथ्यू की बात मान ली है। अब मैथ्यू बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है कि तभी उसे साफ साफ आवाजें सुनाई देती हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। वो उसे इग्नोर करके क्लायर के पास चला जाता है, मगर क्लायर अपने कमरे में नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते स्टूडियो में जाता है। वहाँ क्लायर अपना स्टूडियो देखकर बहुत खुश थी। मैथ्यू उसे खुश देखकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने एक रिचुअल किया था, बस अब मुझे रिचुअल पूरा करने के लिए कोई कीमत देनी होगी, मगर मैं नहीं जानता कि वो कीमत क्या है। इतने में नर्स की कॉल आती है जो क्लायर की तबीयत का पूछती है। मैथ्यू उसे बताता है कि क्लायर अब काफी बेहतर हो चुकी है। ये सुनकर नर्स परेशान हो जाती है क्योंकि उसने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि क्लायर के पास अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है। उनकी बात चल रही होती है कि तभी क्लायर तहखाने वाले कमरे में चली जाती है। इस बैग को देखते ही क्लायर की तबीयत बिगड़ने लगती है और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। मैथ्यू उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर कमरे में लाता है और उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब उस बैग की वजह से हो रहा है। तब वो गुस्से में जाकर इस बैग को उठाने लगता है ताकि उसे बाहर फेंक सके, मगर वो बैग बहुत भारी हो चुका था, इसलिए उसे अकेले नहीं उठा सकता था। वो मदद के लिए एल को कॉल करता है, मगर उसका फोन नहीं लगता। फिर वो एल को ढूंढने के लिए बार में जाता है जहां वो उसे पहली बार मिला था। वहां काम करने वाली एक लड़की मैथ्यू को एल के घर का रास्ता बताती है और वो उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो एक लड़की दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर मैथ्यू हैरान रह जाता है क्योंकि ये तो वही लड़की है जो उसे अपने घर में नजर आती है और उसकी हरकतें भी अजीब सी थी। अब जब वो एल से मिलता है तो पता चलता है कि ये एल की बेटी है। वो लड़की अजीब अंदाज में एल को कहती है कि इसे समझा दो, उसे हर चीज को तस्लीम करना पड़ेगा। एल जवाब देता है कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं समझा दूंगा, अब तुम यहाँ से जाओ। वो चली जाती है। एल पूछता है कि क्या तुमने रिचुअल का कोई असूल तोड़ा है, मगर मैथ्यू कुछ नहीं बताता। एल कहता है कि इस रिचुअल में कई सारी एंटिटीज शामिल हैं और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये सब तुम्हें डराएंगी। अब सब चीजों की तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, ये सब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैथ्यू कहता है कि मुझे सब साफ साफ बताओ। अब एल पूरी सच्चाई बताता है कि ये बैग झूठ पर मबनी है। असल में उसके अंदर जो एंटिटी है वो किसी को ठीक नहीं करती बल्कि उसका क्लोन बना देती है।
जो देखने में तो उस जैसा लगता है मगर उसके अंदर वो ही एंटिटी होती है। एल बताता है कि जिस लड़की को तुमने अभी अभी देखा वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो मर चुकी है और मेरे साथ मेरी बेटी की शक्ल में वो ही एंटिटी रहती है। मुझे ये बर्दाश्त करना होगा, अब तुम भी ये तस्लीम कर लो, क्योंकि ये एंटिटी ख्वाहिश ऐसे ही नहीं पूरी करती, बल्कि जो ख्वाहिश तुम मुझसे मांग रहे होते हो ये उसी चीज की कुर्बानी लेती है। वो आगे बताता है कि मैं अपनी बेटी को ठीक करना चाहता था मगर इस एंटिटी ने इसे मार दिया और यहाँ उसका क्लोन बनकर खुद रहने लगी। मतलब कि ये एंटिटी झूठी है। अब वो एंटिटी मैथ्यू के साथ भी वही सब करने वाली थी, मतलब वो क्लायर को मारकर खुद मैथ्यू के साथ रहेगी। मैथ्यू एल से पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो वो उसे अपने घर के तहखाने में ले जाता है जहाँ उसकी बेटी की शक्ल बहुत डरावनी लग रही होती है और वो खून की उल्टियाँ कर रही थी। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है और वहाँ से निकलकर जब घर पहुँचता है तो दरवाजे पर उसका कजन मिलता है जो क्लायर को लेकर अस्पताल जाने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते क्लायर मर चुकी थी। मैथ्यू उसकी मौत देखकर बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो बहुत रो रहा था, रोते रोते अपने कजन को कहता है कि क्लायर को उठाने में मेरी मदद करो। वो उसे उठाकर तहखाने वाले कमरे में ले जाते हैं और मैथ्यू उसकी लाश को बैग में बंद करने लगता है। उसके कजन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो सोचता है कि शायद मैथ्यू सदमे से पागल हो चुका है, मगर मैथ्यू अपने कजन को कमरे से बाहर लाकर दरवाजा बंद कर देता है। मैथ्यू का कजन उसका पागलपन देखकर उससे झगड़ा करता है और क्लायर की लाश लेने के लिए कमरे में चला जाता है। वहाँ उस बैग से एक खौफनाक एंटिटी निकलती है जो अपने बड़े बड़े नाखून से मैथ्यू के कजन का गला काटकर उसे मार देती है। अब वो एंटिटी मैथ्यू पर भी हमला कर देती है और बुरी तरह से उसे जख्मी कर देती है। उसका गला पकड़ लेती है जिससे मैथ्यू के मुंह से खून निकलने लगता है। एकदम से ये सीन यहाँ कट हो जाता है। घर के बाहर नर्स खड़ी थी। वो दरवाजा खटखटाती है तो पुरस्कार तरीके से मैथ्यू दरवाजा खोलता है। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है, ना कोई खून न जख्म, यहाँ तक कि वो नर्स से बात भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैथ्यू उसे अंदर बुलाता है। अंदर आकर नर्स क्लायर का पूछती है तो वो कहता है कि क्लायर अपने कमरे में है, जाकर उसे मिल लो। जब नर्स कमरे में जाती है तो वहाँ वो एंटिटी थी जो बहुत बेदर्दी से उस नर्स को मारकर बैग में डाल देती है। दरअसल मैथ्यू ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि वो एंटिटी नर्स को मारकर इस रिचुअल की कुर्बानी ले ले और क्लायर को जिंदा कर दे। इसके बाद क्लायर जिंदा हो जाती है, लेकिन असल में वो क्लायर नहीं बल्कि उसका क्लोन है जिसमें वो एंटिटी रह रही थी और मैथ्यू भी ये सब कुछ तस्लीम कर चुका था। अब इस रिचुअल का आखिरी हिस्सा पूरा करना था, वो ये कि मैथ्यू की ख्वाहिश पूरी होने के बाद इसे वो बैग किसी और को देना होगा जिस तरह एल ने इसे दिया था। इसलिए अब वो अपनी एक दोस्त को मिलता है जिसकी माँ बहुत बीमार थी। वो उसे उस रिचुअल के बारे में बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैथ्यू इसे बताता है कि मेरी बीवी को कैंसर था और इस रिचुअल को करने से वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो लड़की उसकी बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि वो भी हर हाल में अपनी माँ को बचाना चाहती थी। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की इस बैग को अपने घर ले जाती है और मैथ्यू का रिचुअल पूरा हो जाता है। इसी पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।